गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8 जून के करंट अफेयर्स हम लेके आए हैं, उसको एमसीक्यू के थ्रू हम कवर करेंगे यहाँ पर। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो फ्री मॉक टेस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एमसीक्यूज हम एवरीडे बेसिस पे डिस्कस करते हैं उसको नेटमॉक की एप्लीकेशन के ऊपर आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपको मार्किंग स्कीम के बारे में पता है देन यू कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। अदरवाइज यहाँ पे 8 से 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो उसे एक्सलेंट परफॉर्मेंस हम कंसीडर करते हैं। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस उसे कंसीडर करते हैं। और इस जोन को हम सेफ जोन मानते हैं। नीचे का जो जोन होता है इसे डेंजर जोन कहते हैं और आपको कोशिश यही करनी होती है कि आप डेंजर जोन में फॉल ना करें, और अगर कर रहे हैं तो उसे सेफ जोन में अपने स्कोर को लेकर आएँ। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री एमओयू इज अप्रूव टू बी साइन फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अभी रिसेंटली एक कंट्री के साथ इंडिया ने अप्रूव किया है कि एक एमओयू साइन किया जाएगा ताकि एनवायरमेंट वाले एरिया के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज वाले एरिया के अंदर, कि उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से करी जाए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे करी जाए, इसको लेकर इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ एमओयू जो है रिसेंटली साइन किया गया। बताइए कौन सी कंट्री है वो? क्या वो श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है या म्यांमार है? सोचिए। चलिए देखिए, ये जो एमओयू साइन किया गया है ये भूटान के साथ किया गया है। एमओयू जो है ये अनेबल करेगा किस चीज़ को? ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा म्यूचुअल बेनिफिट जो होगा वो दोनों कंट्रीज कैसे कर सकती है अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करके, या ऐसे कुछ इनिशिएटिव जो है, मान लीजिए अगर भूटान ने कुछ इनिशिएटिव्स ली हैं इस एरिया में तो वो इंडिया के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड रेसिप्रोसिटी कुड बी देयर, इंडिया भी जो है भूटान के साथ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एमओयू है अप्रूव किया गया साइन करने के लिए भूटान के साथ। भूटान का बॉर्डर भी देख लीजिएगा किस तरीके से टच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक या ब्लॉक्स बोथ इंडिया एंड भूटान आर मेंबर ऑफ। तो ऐसे कौन कौन से ब्लॉक्स हैं या ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं जिसके अंदर भूटान और इंडिया दोनों ही मेंबर्स हैं? क्या सार्क वो एक ग्रुप है? व्हाट अबाउट BBIN, बिम्स्टेक? सोचिए क्या आंसर होगा जहां पर ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं। सोचिए। चलिए, तो बोथ ऑफ देम आर मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो पहली जो स्टेटमेंट है, पहला जो यहाँ पे फोरम का नाम दिया गया है वो करेक्ट है। देन BBIN स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो इसमें भी दोनों ही कंट्रीज आती हैं। देन बिम्स्टेक, बिम्स्टेक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसमें कंट्रीज जो थी BIMST, तो यहाँ तक तो सारी ही कंट्रीज थी। देन इसके अलावा 2 कंट्रीज और भी मैंने आपको बताई थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये 5 कंट्रीज के नाम तो आपको याद हो गए होंगे, साथ में और कौन सी कंट्रीज थी उसके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ये देखने के लिए कि आपको याद है कि नहीं। हमने ये 2-3 बार क्वेश्चन को डिस्कस भी किया। हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा C, क्योंकि दोनों, ये तीनों ही ऐसे ग्रुप्स हैं या फोरम्स हैं जहां पर इंडिया और भूटान दोनों ही मेंबर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन रिसेंटली फॉर्म्ड इन सदर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी रिसेंटली सदर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर एक साइक्लोन आया है, उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे। क्या उसका नाम वेगा है, घुर्नी है, जालदी है या क्रिस्टोबल है? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो ये सदर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो साइक्लोन आया है उसका नाम है क्रिस्टोबल। तो D इज द करेक्ट आंसर। कुछ इसके यहाँ पे अलग से कुछ और इसके फीचर्स देख लेते हैं। द वीकेंड अर्ली नेक्स्ट वीक में यहाँ पे क्रिस्टोबल जो था, स्टॉर्म सर्जेस आई काफ़ी ज़्यादा, विंड्स की जो स्पीड थी वो इंक्रीज हुई और काफ़ी ज़्यादा हैवी यहाँ पे रेनफॉल हुई। सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। अगर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करते हैं, खासतौर पे साउथ वेस्टर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको की, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो सी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये एक आप कह सकते हैं कंजीनियल एनवायरनमेंट देता है किस चीज़ के लिए? साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी इसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं US के यहाँ पे जो न्यू ऑर्लियंस जगह है और ह्यूस्टन जो एरिया है वहाँ पर बताया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि हमने साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन और बनाया, राधा 2 क्वेश्चन और बनाए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? यहाँ पे कंसर्निंग साइक्लोन को लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है द कॉरियोलिस फोर्स इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर एंड देयर इज अ मैक्सिमम साइक्लोन फॉर्मेशन। तो जो कॉरियोलिस फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इक्वेटर पे होती है, और उसी की वजह से मैक्सिमम साइक्लोन्स जो हैं फॉर्म होते हैं इक्वेटर के ऊपर। हो सकता है
Ocean waters having temperature of 27 डिग्री सेल्सियस और मोर इज द सोर्स ऑफ मॉइस्चर विच फीड्स द स्टॉर्म। तो जो ओशन वाटर होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री या उससे ज़्यादा, वो क्या होते हैं, वो एक मॉइस्चर का सोर्स होते हैं और उसकी वजह से स्टॉर्म्स जो होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। अबाउट 65% ऑफ द साइक्लोनिक एक्टिविटी अकर्स बिटवीन 10 डिग्री एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो जो 65% साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती है वो 10 से 20 डिग्री के बीच में होती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी है, एनसीईआरटीज़ इवन 6-7 क्लास में ही कोरियोलिस फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और उसमें ये बताया भी गया है कि कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर। तो जीरो होते हैं इक्वेटर पे और इसी वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स नहीं बनते हैं और पहली स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो जाती है। कोरियोलिस फोर्स एट 5 डिग्री लैटिट्यूड जो होती है यहाँ पे जो है, अगर आप देखें या इक्वेटर पे अगर 0 डिग्री है, ऊपर 5 डिग्री पर कुछ हद तक यहाँ पे स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 से 20 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है, 65% जो है वो डेटा बता रहा है। तो तीसरी स्टेटमेंट ठीक है आपकी। पीछे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जितना हाई होता है तो वहाँ पे वो एक कंजीनियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है मॉइस्चर के लिए और देन स्टॉर्म फॉर्मेशन के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी अगेन करेक्ट हो जाती है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वेयर डू डोलड्रम्स अकर। डोलड्रम्स कहाँ होते हैं? अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी है अगेन तो डोलड्रम्स जो टर्म है उसमें दी हुई है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में, और ये भी दिया हुआ है कि ये कहाँ पे अकर करते हैं। क्या ये 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर यहाँ मान रहे हैं तो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ पे, क्या यहाँ होते हैं, या 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे होते हैं, ये भी हो सकता है। 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर जो है डोलड्रम्स अकर करते हैं, सोचिए, या फिर 45 डिग्री, क्या आंसर होगा? चलिए देखिए, डोलड्रम्स जो नाम दिया गया था, ये सेलर्स जो थे उस टाइम के, उन्होंने इसको ये नाम दिया था। ITCZ की बेसिकली एक बेल्ट होती है। तो पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ। 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में ऐसा डोलड्रम वाला सिचुएशन जो है वो क्रिएट होता है, जिसके अंदर एक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। होता है क्या, बेसिकली ऊपर से साउथ वेस्ट जो ट्रेड विंड है वो आ रही होती है और नीचे से सदर्न हेमिस्फीयर से वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही होती है। तो दोनों साइड से यहाँ पे विंड्स जो होती है वो कोलाइड कर रही होती है, इसी वजह से जो एक्टिविटी है वो टोटली रुक जाती है। इसी सिचुएशन को डोलड्रम जो है उस नाम से जाना जाता था। सेलर्स जो थे अराउंड द वर्ल्ड वो डोलड्रम में आके उनकी जो एक्टिविटी खुद की होती थी, जो मूवमेंट होता था वो काफ़ी हद तक रुक जाता था, इसी वजह से इसको डोलड्रम का नाम दिया गया। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और रीजन पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से क्या आता है, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, और नीचे से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और दोनों कोलाइड करती हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट। तो अभी रिसेंटली ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और ये भी जो था वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट के तौर पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि अभी मीटिंग्स तो वैसे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वर्चुअल समिट्स जो हैं वो अभी भी चल रही हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट को यहाँ पे एड्रेस किया था, इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। लेकिन किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया? सोचिए क्या आंसर होगा। इंडिया ने, यूके, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? सोचिए। चलिए, अराउंड 50 कंट्रीज़ के जो बिजनेस लीडर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। UN की एजेंसीज ने, सिविल सोसाइटीज़ ने इस पर्टिकुलर समिट के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेशन अपना दिया, जिसको ऑर्गेनाइज किया था यूके ने, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ पर वेरियस कंट्रीज़ को एड्रेस किया, ध्यान रखिएगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मियावाकी मेथड के बारे में पूछा कि मियावाकी मेथड इज़ एन इनोवेशन ऑफ। मियावाकी मेथड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले भी न्यूज़ में अपीयर हुआ था। अभी रिसेंटली 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया, इसी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की मेथडोलॉजीज़ जो थी उसके ऊपर आर्टिकल्स दिए गए थे, और वहाँ पर मियावाकी मेथड के बारे में बात हुई। तो क्या ये थाईलैंड का मेथड है, साउथ कोरिया का है, चाइना को बिलोंग करता है, या जापानीज़ इनोवेशन है? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, मियावाकी जो मेथड है ये एक जापानीज़ इनोवेशन है, जिसमें शॉर्ट टाइम में एक आप फॉरेस्ट को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट कटाव जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और इसको फिर हमें रीस्टोर तो इवेंचुअली करना ही पड़ेगा। तो जापानीज़ मेथड है जिसमें शॉर्ट टाइम में आप एक तरीके से फॉरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसको अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। खासतौर पर इसका यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट कवर अर्बन एरिया के अंदर इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट वैसे ही नहीं होते हैं। इसमें होता है क्या, देखिए स्टार्ट करा जाता है बीज डाल के, और जब भी बीज डालने के बाद 2 या 3 लीव्स निकलते हैं उसको एक पॉट के अंदर डाल दिया जाता है, और पॉट को एक ऐसी नेट के अंदर रखा जाता है जो 60% जो धूप होती है, जो सन रेज होती हैं, उसको कट आउट कर देता है। तो सनलाइट जो होती है 60% तक कट आउट करता है। फिर यहाँ पे इनको
थोड़े टाइम के बाद ऐसी नेट के अंदर रखा जाता है जहाँ पे 40% सनलाइट कट आउट हो जाती है। इसके बाद जो है इनको एक ओपन एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ पे ये धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं नेचुरल सिचुएशन को, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ये माना जाता है कि नो मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। मतलब अब हमें जो पहले चीज़ें हम कर रहे थे 60% वाली नेट का यूज़ कर रहे थे, 40% कट आउट कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें अपने आप होती हैं। तो ये एक मियावाकी मेथड जो है एफोरेस्टेशन का मेथड है, जापानीज़ ने दिया है, और अर्बन फॉरेस्ट एरियाज जो हैं वो बनाने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अर्बन एरियाज़ में अगर आप ग्रीन कवर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस मेथड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ट्यूलिप प्रोग्राम के बारे में। ट्यूलिप प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है, इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे, बट पहले क्या ये कोई मिलिट्री प्रोग्राम है, कोई स्पेस प्रोग्राम है, ये लर्निंग प्रोग्राम है, या फिर किसी तरीके का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, इसकी फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ट्यूलिप प्रोग्राम जो है वो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इसमें है क्या, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनके साथ है AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो साथ में आई हैं इस प्रोग्राम को लेकर। एक तरीके से ये ऑनलाइन पोर्टल जो है ये स्टार्ट किया गया है, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें होगा क्या, इसमें जो हमारी यूथ है उनसे उनके आइडियाज़ लिए जाएंगे, उनको एक तरीके से लर्निंग एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में उनसे आइडियाज़ लिए जाएंगे कि अर्बन एरियाज़ के अंदर, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का सेक्शन हो, कंजेशन का एरिया हो, या किसी भी तरीके की जो अर्बन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि किस तरीके के आइडियाज़ जो हमारी यूथ है वो दे सकती है ताकि अर्बन एरियाज को बेटर बनाया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, 1 बाय 1 उसे रीड करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है, हो सकता है। द मिशन कवर्स 500 सिटीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से 19-20। तो ये जो मिशन है इसमें 500 सिटीज को कवर किया गया है और 5 फाइनेंशियल ईयर्स जो है वो लिए गए हैं, ये भी हो सकता है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये जो स्कीम है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि न्यूज़ में दोबारा था तो हमने नई स्टेटमेंट्स के साथ इसको डिस्कस किया है। और इसकी बात करी जाए कि ये किसके अंडर में आता है, तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको गेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो होगी वो ही इसके साथ डील करेगी। और अगर बात करी जाए कि स्टेट का क्या रोल होगा, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट जो है वो पूरा इसके अंदर कॉपरेट करेंगे सेंटर के साथ, ताकि जो वेरियस सिटीज़ उनके रीजन के अंदर फॉल करती है उनको स्मार्ट बनाया जा सके, चाहे स्मार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन पर्सपेक्टिव से हो, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से हो, हॉस्पिटल के पर्सपेक्टिव से हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव से हो। अब बात करते हैं कि क्या 500 सिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर कवर करी जाएंगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। द मिशन कवर्स 100 सिटीज़ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 years 2015-16 से लेके 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर्स रहेंगे इसके अंदर 100 सिटीज़ को कवर करने की बात करी गई है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी वो गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है, देखेंगे अभी। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैट्स ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो PLFS को रिलीज करता है, हो सकता है। इट हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अमिताभ कुंडू। तो अमिताभ कुंडू की रिकमेंडेशन के ऊपर PLFS को बनाया गया, ये भी हो सकता है। बिफोर दिस NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले NSO के डेटा से पहले NSSO जो थी वो ये पर्टिकुलर डेटा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोवाइड किया करती थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अभी रिसेंटली NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने किया क्या है, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है, ये सर्वे जो है ये रिलीज़ किया है और इसमें डेटा है जुलाई 2018 से लेके जून 2019 तक का, ठीक है। और इसके हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2017-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो थी 6.1% और अभी इसमें एक डिक्लाइन देखा गया और 2018-19 की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.8% है, मतलब उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। अब बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की, तो ये ठीक हो जाती है, NSO ने ये रिलीज़ किया है। क्या रिकमेंडेशन अमिताभ कुंडू जी की थी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पर ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे पहले क्या NSSO ये डेटा देती थी। देखिए
NSO इज़ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका नाम NSSO ही होता था और वही एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो जो है 5 साल में एक बार जनरेट किया करती थी। तो अभी जो है वो कौन करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। NSO पहले कौन करता था, 5 साल में एक बार सोशियो इकोनॉमिक सर्वे प्रोग्राम NSSO लेके आता था। तो ये आपको पूरी जानकारी हो गई कि रिसेंटली ये जो पर्टिकुलर सर्वे था इसका डेटा निकाला गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुई है और पहले कौन निकालता था ये भी आपको पता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, विद इन 2 मिनट्स हम रिवाइज करेंगे इसे। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था कि किस कंट्री के साथ हम ये पर्टिकुलर MOU करने जा रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। भूटान के साथ हम ये करने जा रहे हैं और इसमें क्या होगा, बेनिफिट एक दूसरे को करने की कोशिश करी जाएगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे की शेयर करेंगे। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर ये दोनों कंट्रीज इंडिया एंड भूटान मेंबर्स हैं। तो सार्क है, BBIN है, बिम्स्टेक है। देन हमने साइक्लोन के बारे में डिस्कशन किया था। तो क्रिस्टोबॉल जो साइक्लोन है वो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया है और इसके डैमेज एरियाज भी हमने दिखाए थे। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे हमने देखा था कि ओशन वाटर्स जितना यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है, मॉइस्चर उतना ज़्यादा होता है और जो स्टॉर्म होता है उसके लिए वो फीडिंग स्टॉक की तरह काम करता है। कोरियलिस फोर्स जो होती है इक्वेटर पे 0 होती है और जहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होते हैं। साइक्लोन फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होते हैं 10 से 20 डिग्री में, जहाँ पे नंबर 65% के आसपास रहता है। फिर हमने डॉल्टन्स के बारे में बात करी थी, जो सेलर्स होते थे उन्होंने ये नाम दिया और यहाँ पर एक्टिविटी 0 हो जाती थी क्योंकि जो ट्रेड विंड्स होती थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की, वो आके एक दूसरे से कोलाइड करती थी और एक्टिविटी 0 हो जाती थी, मूवमेंट 0 हो जाता था। देन ग्लोबल वैक्सीन समिट के बारे में देखा आपने। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है इस समिट को और यहाँ पे यूके जो था उसने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसमें वेरियस सिविल सोसाइटीज़ ने, हेड्स ऑफ द स्टेट्स एंड कंट्रीज़ ने, बिजनेस पार्टनर्स ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन दिया था। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था मियावाकी मेथड के बारे में, जो कि जापानीज़ इनोवेशन है और अर्बन एरियाज़ में अगर आपको ग्रीन कवर करना है तो उसके लिए बेस्ट ये एक तरीके से प्रैक्टिस मानी जाती है। इसमें सेपलिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसे पॉट में डालते हैं, फिर डिफरेंट टाइप की नेट्स को यूज़ किया जाता है और इवेंचुअली जो ओपन एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर हम अपना पौधे को छोड़ देते हैं। देन इसके बाद हमने ट्यूलिप प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस प्रोग्राम में हमने बात करी थी कि लर्निंग प्रोग्राम के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यूथ को पहले तो दी जाएगी और फिर उनसे वेरियस आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट करवाए जाएंगे ताकि अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। देन हमने स्मार्ट सिटी के बारे में देखा था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आती है, 100 सिटीज़ हैं। 5 साल के जो फाइनेंशियल ईयर्स थे उसमें 100 सिटीज़ को कवर किया गया एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फाइनली हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में डिस्कशन किया था। NSA जो है यहाँ इसे रिलीज़ किया है, पहले NSSO करता था। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, अभी 18-19 के डेटा को दिया गया है और उसमें देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हुई है और ये रेकमेंड किसने किया था, ये अमिताभ कुंडू जी ने किया था। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर मार्क्स लिख दीजिएगा आपने। You can subscribe this channel, press the bell icon ताकि आपको notifications मिलते रहें। Thanks for watching. Have a nice day.